आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर घिरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक दस्तावेज में पहली बार माना कि दाऊद पाकिस्तान में ही है मौजूद। अपनी एक सूची में कराची के व्हाइट हाउस में बताया दाऊद का ठिकाना। भारत ने चीन पाकिस्तान विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर का उल्लेख किए जाने को किया खारिज। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अविभाज्य अंग। विदेश मंत्रालय ने संबंधित पक्षों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की जताई उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक। कहा, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खिलौने हैं जरूरी। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में खिलौनों को शैक्षणिक उपकरणों के रूप में इस्तेमाल करने पर दिया जोर। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखा खत। कहा, अनलॉक के दौरान किसी राज्य के भीतर तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं। राज्यों से भी यही व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की लड़ाई हुई और मजबूत। एक दिन में 10 लाख टेस्ट का आंकड़ा हुआ पार। एक दिन में रिकॉर्ड 63,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। रिकवरी रेट बढ़कर 74.69%। मृत्यु दर और गिरकर 1.87%। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग हुई और भयावह। करीब 1 लाख एकड़ में फैली हुई है आग। दावनल से इलाके के कई घर जलकर हुए खाक। 14,000 से ज्यादा अग्निशमक आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और सुबह के 8 बज चुके हैं। आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की खास बड़ी खबरों पर। आतंकियों को सरपरस्ती देने वाले पाकिस्तान का दोहरा चेहरा दुनिया के सामने एक बार फिर से सामने आ गया। पाकिस्तान ने पहली बार कबूल किया कि अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान ने आतंकियों की नई लिस्ट जारी की जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। उसने बताया कि कराची के क्लिफ्टन इलाके में व्हाइट हाउस में दाऊद इब्राहिम रहता है। दरअसल एटीएफ की निगरानी की लिस्ट से बाहर आने की कोशिशों के तहत पाकिस्तान ने आतंकियों की ये नई लिस्ट जारी की जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। एटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिशों के तहत पाकिस्तान ने 88 प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और उनके आकाओं पर कार्रवाई करने की बात कही है। इसके तहत जमात उद्दवा, जैश ए मोहम्मद, तालिबान, दाइश, हक्कानी समूह, अलकायदा और अन्य पर घोषित प्रतिबंध लगाए गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने इन संगठनों और इनके आकाओं की सभी चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने और उनके बैंक खातों को सील करने के आदेश दिए। सूची में शामिल आतंकवादियों के वित्तीय संस्थानों से लेन देन करने और हथियार खरीदने पर भी रोक होगी। और इसी पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमृत पाल। अमृत, तो साफ तौर पर पहली बार पाकिस्तान का कबूलनामा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। नोटिफिकेशंस जो एसआरओ की हैं 2015, 2017 वहां पर उन्होंने ये एड्रेस दिए थे जब यूएन ने ये लिस्टिंग की थी। पर हाँ, उन्होंने अपनी लिस्ट पे पहली बार ये जो 3 एड्रेसेस आप बात कर रही हैं, क्लिफ्टन के व्हाइट हाउस और डीएचए डिफेंस हाउसिंग एरिया कराची का और नूराबाद कराची में एक उनका हिली रिजॉर्ट है, वहां पर उनका जो पैलेशियल बंगलो है और दूसरा उनके जो 5 पासपोर्ट्स हैं जिसको हालांकि उन्होंने मिसयूज कहा है पर फिर भी उन पासपोर्ट्स का जिक्र है। तो 27 साल बाद उन्होंने ये माना कि दाऊद इब्राहिम एक टेररिस्ट है, दाऊद इब्राहिम कराची में है। अब देखना ये होगा कि क्या ये सिर्फ मूव है एफएटीएफ की जो स्क्रूटनी है उससे बचने के लिए, ब्लैकलिस्ट में ना जाने के लिए, दुनिया को देखने के लिए कि वो एक्शन ले रहे हैं कि वो वाकया ही उनको फॉलो अप करते हैं
उनको प्रोसिक्यूट करते हैं। और ये जो तमाम टेररिस्ट्स हैं, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे मोहम्मद और 88 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स, तो क्या पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिस्ट अथॉरिटीज हैं वो उनको अपने जो प्रोसिक्यूशन के उस पर लाती हैं और वो एक्चुअली काउंटर टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को के अगेंस्ट वेरीफाइबल मेजर्स लेती हैं, वो देखने वाली बात है। पर हाँ, एक तरीके से उन्होंने एटलीस्ट दिखने के लिए एक कदम तो उठाया है। और साफ तौर पर यह भी माना जा रहा है अमृत की किस तरह से एफएटीएफ के एक्शन से बचने के लिए हाफिज और मसूद पर भी सख्ती दिखा रहा है पाकिस्तान। हाँ जी, उनकी जो 18 अगस्त की लिस्टिंग है उसमें इन दोनों का नाम है। पहले जैसे मसूद अजहर पे या रहमान ये लखवी पे, जकीर रहमान लखवी पे उन्होंने एफएटीएफ को कहा था कि हमारे पास तो उनके वेयरअबाउट्स ही नहीं है। पर अब एटलीस्ट वो ये कह रहे हैं, हालांकि लखवी एक दो बार जेल में जाके बाहर आए हैं क्योंकि उनके कई केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान में, पर क्या एंटी टेररिज्म कोर्ट उनके को वो इनफ एविडेंस देते हैं, उनकी काउंटर टेररिज्म जो फोर्स है वो पुख्ता सबूत उनके खिलाफ रखती है 26/11 के मामले में, और ये एस्टैब्लिश करती है कि ये मास्टरमाइंड्स तो वाकई थे और उसका एक जो उसको अंजाम तक पहुंचाती है, लीगल अंजाम तक, वो देखना होगा। पर जी, ये अभी तक ये देखा जा रहा है खास करके भारत में, भारत स्केप्टिकल है। हालांकि कोई ऑफिशियल रिएक्शंस नहीं आया, पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये लिंक हो सकता है जो अक्टूबर में उनका रिव्यू आ रहा है उससे, कि ताकि वो ब्लैक लिस्ट में जाने से बचें। जी बिल्कुल। और वहीं जो यूएनएससी ने आदेश दिया था उसके तहत एक कार्रवाई अगर हम माने की गई है तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर, जैसे कि हम जानते हैं कि 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला था, अब डर ये था कि कहीं ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए, उसके तहत एक कार्रवाई की ताकि जो खास तौर पर चल और अचल संपत्तियां हैं उसको भी किसी तरह कंट्रोल में किया जा सके, इन आतंकी संगठनों की और इन आतंकियों की। जी, ये तो उन पर मैंडेटरी ही था, इसमें कुछ नया नहीं किया है, क्योंकि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उन पर मेंबर स्टेट्स को पर ये लाजमी होता है कि वो उनकी जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं उस पर एक फीस लगाएं, उन पर ट्रैवल बैन लगाएं, आर्म्स एम्बार्गो लगाएं। ये यूएनएससी रेजोल्यूशन जो 2338 है उसके तहत मेंबर कंट्रीज को करना ही पड़ेगा। पर अब ये जो उनकी लिस्टिंग पर आया है, ये वो एफएटीएफ की उनकी जो वो जल्दी दिखा रहे हैं, वो एफएटीएफ की इम्पेंडिंग रिव्यू के से जोड़कर देखा जा सकता है। ये बाकी तो इनकम्बेंट है ही है उन पर कि इन जो सारी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स का उन्होंने एक लिस्टिंग निकाली 88 लोगों की, ये उन पर इनकम्बेंट था ही यूएनएससी रेजोल्यूशन के बाद। बिल्कुल। तो जो समीक्षा अक्टूबर में होने वाली है उस पर तो नजर रहेगी, लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये है अमृत की, हम जानते हैं कि आतंकी फंडिंग पर एफएटीएफ नजर रखता है, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहता है या अगर मान लीजिए वो ब्लैक लिस्ट में जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर हम विश्व बैंक की बात करें तो या यूरोपियन यूनियन, जो तमाम वैश्विक संस्थाएं हैं, उनसे कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा, अर्थव्यवस्था को होगा नुकसान। हाँ जी, उनकी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी एक डोलड्रम्स में है, कोविड की वजह से भी काफी धक्का लगा है, तो अब वो चाहेंगे कि वो दिखें, क्योंकि जो ये 37-39 में मेंबर बॉडी है एफएटीएफ पेरिस बेस्ड, इसने सिर्फ करीब आधे इश्यूज पर ही जो 27 पॉइंट एक्शन प्लान उनको दिया था, तो उस स्क्रूटनी प्रोसेस में उन्होंने कहा था कि इन्होंने करीब बस उसमें से आधे पॉइंट्स पर ही कोई फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई है। तो इसी के चलते फिर पाकिस्तान ने तमाम एक्शंस लिए, ये 18 अगस्त वाला एक्शन, या जो उन्होंने अपने तमाम बिल्स पास किए हैं उनकी पार्लियामेंट में, चाहे वो यूएनएससी अमेंडमेंट बिल हो, एंटी टेररिज्म एक्ट अमेंडमेंट बिल हो, या पिछले महीने उन्होंने जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर्स में बिल पास किया, जो कहता है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिमिनल्स की दूसरे कंट्रीज के साथ किया जाएगा। तो वो ये तमाम एक्शंस ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या उनकी मंशा साफ है, एक्चुअली वो
इसको एक क्लीन अप करना चाहते हैं अपने बैकयार्ड को, कि यहाँ वो क्लीन अप करते हुए दिखना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर जो आतंक का सरगना है दाऊद इब्राहिम, पहली बार पाकिस्तान ने माना है कि वो पाकिस्तान में है, लेकिन आगे अक्टूबर में जब FATF इसकी समीक्षा करेगा तो देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलता है या फिर ब्लैक लिस्ट की ओर बढ़ता है। वहीं दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान के कबूलनामे पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि इस मामले में भारत का दावा सही साबित हुआ है और अब पाकिस्तान को फौरन दाऊद को भारत के हवाले करना चाहिए ताकि उसके गुनाहों का हिसाब हो सके। पाकिस्तान ने जितने गुनाह किए हैं उस पर मजबूरी के तहत वो ये मान रहा है। अगर वो मजबूर ना होता, आतंकी देश घोषित होने के करागर पर ना होता, अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे दुनिया में अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को घेरा ना होता, तो पाकिस्तान आज स्वीकार नहीं करता कि दुनिया में जो बड़ा टेररिस्ट है जिसने मुंबई ब्लास्ट करके बहुत से लोगों की जान ली, वो पाकिस्तान में छुपा है और पाकिस्तान की ISI आज तक उसको पालती और पोसती रही है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच दूसरे दौर की रणनीतिक वार्ता के बाद जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में जम्मू कश्मीर का उल्लेख किए जाने का कड़ा विरोध किया है। मीडिया के एक सवाल जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत अपेक्षा करता है कि कोई अन्य पक्ष उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप ना करे। उन्होंने कहा कि भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को प्रभावित करने वाली अन्य देशों की नीतियों का कड़ा विरोध करता है और चाहता है कि संबंधित देश इस तरह की कार्रवाई करने से परहेज करें। और इसी पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा। तो अभिषेक, एक बार फिर से भारत की दो टूक की जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। आचल, आज ये जो भारत का स्टेटमेंट आया है, ये चाइना और पाकिस्तान की जो ज्वाइंट कम्युनिके है उनका दोनों मिनिस्टर्स के बीच की, उसके बाद आया। और ये भारत लगातार अपनी पोजीशन को क्लियर रखे हुए है कि जिस प्रकार से पाकिस्तानी अथॉरिटीज या पाकिस्तानी सरकार अलग अलग मंचों पे दुनिया में जम्मू कश्मीर को रेफर करने की कोशिश करते हैं, वो गलत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और इतने दशकों से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। और बेशक पाकिस्तान को अब इस बारे में काम करना चाहिए कि वो कब जल्दी से जल्दी जो अपने अनाधिकृत तरीके से उसने भारतीय कश्मीर के हिस्से को अपने कब्जे में कर रखा है, उसे छोड़ने की पहल करे और उसे छोड़ने का प्रयास करे। ये भारत ने पिछले महीनों में बहुत ज्यादा इस पर अपना टाइट स्टैंड किया है। और अब जब वापस से चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ती हैं, तो एक दूसरे चीन के शह पे पाकिस्तानी जो कंसर्न्स है उसको रेज करने की कोशिश हुई है। इसको भारत ने बिल्कुल सिरे से खारिज किया है। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है वो ये कि चाइना पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनके इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे, और उसमें से एक बहुत लंबा हिस्सा वो भी है जो कि कश्मीर, जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में भी है, वो जो उनके अधिकार में है, उनके से गुजरता है। और भारत का ये कहना है कि अगर ऐसा कोई भी आप मसला उठाते हैं या ऐसा कोई भी काम करते हैं तो वो भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ है, क्योंकि कोई तीसरा देश अगर पाकिस्तान में इतना बड़ा कॉरिडोर का बनाने का काम कर रहा है तो वो एक तरीके से भारत की अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता के खिलाफ है। और इसलिए भारत ने यह आग्रह किया है कि चीन को भी ऐसे रेफरेंसेस से बचना चाहिए और इनका उल्लेख नहीं करना चाहिए। और बहुत ही संक्षिप्त में आपसे अभिषेक, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि लगातार भारत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह चुका है कि जो भारत का अंदरूनी मामला है उसमें वो किसी का हस्तक्षेप या मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेगा। और असल भारत का यही स्टैंड है कि क्योंकि इसकी वजह से हम देखते हैं कि चीन और पाकिस्तान के अलावा किसी देश ने दुनिया के पाकिस्तान का स्टैंड माना नहीं है या उस पर उसका सहयोग नहीं दिया है। चीन के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से उसके निहितार्थ हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक क्लोज अलाई है। भारत के खिलाफ जितनी भी जो स्ट्रेटेजिक लामबंदी कहें उसमें पाकिस्तान का सहयोग चीन को चाहिए होता है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अपनी सभी कार्रवाई में चीन से आर्थिक, सामरिक, वेपन कहें तो उसका सहयोग चाहिए होता। तो इन दोनों का भारत के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर एक साथ आना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। और इसीलिए लेकिन देखिए, दुनिया के किसी और देश ने इस लीगैलिटी को खुलेआम नहीं पाकिस्तान के पक्ष को नहीं माना है और हमेशा भारत का पक्ष ही
उन्होंने माना है और समझा, और इसीलिए कश्मीर का इशू पाकिस्तान के लाख चाहने के बावजूद भी अभी तक कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस तरीके से एक मुद्दा नहीं बन पाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। रुक करते हैं अन्य खबरों का। भारत में खिलौनों के निर्माण और इस क्षेत्र की वैश्विक छवि को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही पीएम ने कहा कि भारत कई खिलौना समूहों और हजारों कारीगरों का घर है जो स्वदेशी खिलौनों का निर्माण करते हैं, जो न केवल सांस्कृतिक जुड़ाव रखते हैं बल्कि कम उम्र में बच्चों के बीच जीवन कौशल और मनोकौशल का निर्माण करने में भी मदद करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो बैठक की, किस तरह से जो खिलौने हैं वो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भावना की जो भावना है उसको बढ़ाने के लिए एक अहम माध्यम साबित हो सकते हैं। साथ ही कैसे नवाचार को आगे बढ़ाने में, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में बच्चों की मदद कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने तमाम तौर पर कहा कि खिलौनों का निर्माण जो है वो कौशल विकास के लिए होना चाहिए। और अब बात अनलॉक की। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा और साफ किया कि राज्यों के बीच और किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं। अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि पड़ोसी देशों के साथ हुए सीमा पार करने के समझौते के तहत लोगों और सामान के आने जाने के लिए किसी प्रकार के ई परमिट या फिर अलग से किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। पत्र में कहा गया है कि कुछ राज्यों अथवा जिलों में स्थानीय तौर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है, जिससे राज्यों के बीच सामान और सुविधाओं के परिवहन में समस्या आ रही है। साथ ही इससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। पत्र में ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस प्रकार के प्रतिबंध ना लगाए जाएं। और अब बात भारत में कोविड की स्थिति को लेकर। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 22,00,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 63,631 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 74.69% हो गया। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.87% रह गई है। तो कोरोना जांच को लेकर भी देश ने एक अहम मुकाम हासिल किया है। देश में पहली बार 24 घंटे में 10 लाख से अधिक सैंपल्स की जांच की गई। कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए देश में लगातार टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब बात बाढ़ की स्थिति को लेकर और बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का पानी उतर गया है। फिलहाल राज्यों के 16 जिलों के 83 लाख से अधिक लोगों की आबादी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रही है। गंगा नदी का जलस्तर राज्य में करीब सभी स्थानों पर बढ़ गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने और छिटपुट वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो वहां पर अगर राज्य के पश्चिमी जिलों का जिक्र करें तो भारी बारिश होने से निचले इलाकों में जल जमाव होने की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। भोपाल, सीहोर और इंदौर सहित पश्चिमी जिलों में लगातार बारिश से छोटी नदियां और नाले उफान पर हैं। भोपाल में बड़े तालाब का जलस्तर कम करने के लिए कल तालाब के भदा बांध के दरवाजे पानी निकालने के लिए खोल दिए गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक प्रदेश के पश्चिम भाग में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो 132 और गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अयोध्या, लखीमपुर, आजमगढ़, बलिया समेत 16 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद के लिए 1946 जो शरणालय हैं वो बनाए गए हैं। खाद्यान्न के लिए 1,17,557 किट वितरित की जा रही हैं। 1,063 नावें लगाई गई हैं। इसके अलावा 288 मोबाइल टीमें लगाई गई हैं जो लोगों के स्वास्थ्य की
जांच कर रही हैं। वहीं प्रशासन ने जिलाधिकारी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सचिवालय में 27,949 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन की समीक्षा बैठक ली। उपराज्यपाल ने 15 अगस्त 2022 तक कटरा से बनिहाल तक परियोजना के बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए रेलवे अधिकारियों को निर्देश भी दिया। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का और बात उत्तरी कैलिफोर्निया की, जहां के जंगलों में लगी आग ने भयंकर रूप ले लिया है। अब ये आग जंगल के बड़े क्षेत्र में फैल गई। जंगलों में लगी ये आग राज्य के इतिहास में दावानल की सबसे बड़ी घटनाओं में शामिल है। इस भीषण आग के चलते बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स और हवाई टैंकरों से करीबन 12,000 से अधिक जो अग्निशमन करता है वो पूरे कैलिफोर्निया में जंगल की आग को बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। जंगल का करीब 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका आग की चपेट में आ चुका है। देश में पशुधन के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए केंद्र सरकार उन्नत नस्ल सुधार कार्यक्रम चला रही है। सरकार के इस विजन को संकल्पित और साकार करने के लिए पशुधन वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक से बछड़ा टेस्ट ट्यूब तैयार करने में महारत हासिल की है। इस तकनीक से दुधारू पशुओं में साल में 25 से 30 बछड़े पैदा किए जा सकते हैं। देखते हैं हमारे संवाददाता OP यादव की ये खास रिपोर्ट। अब तक आपने बेबी टेस्ट ट्यूब के बारे में सुना और जाना होगा, लेकिन अब बछड़ा टेस्ट ट्यूब यानी काफ टेस्ट ट्यूब से भी दुधारू पशुओं में उन्नत नस्ल के बछड़े पैदा किए जा सकेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF की इस तकनीक को इजाद किया है ब्राजील से प्रशिक्षण लेकर आए देश के जाने माने पशु वैज्ञानिक डॉक्टर श्याम झंवर ने। IVF की मदद से उन्हीं गायों पर सरोगेसी का इस्तेमाल कर देश भर में 200 से भी अधिक बछड़े पैदा किए जा सकते हैं। तकनीक के बारे में देशवासियों से जानकारी साझा करने के लिए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर मोबाइल काफ एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब का प्रदर्शन किया गया। इस तकनीक के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक दुधारू पशु से एक बछड़ा साल में पैदा होता है, लेकिन IVF तकनीक से साल में 25 से 30 बछड़े तक पैदा किए जा सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, शॉर्टेड सेक्स सीमन को ले रहे हैं। अब एक गाय एक साल में एक बच्चा देती, इस टेक्नोलॉजी की सहारा लेकर के एक गाय मिनिमम 30 बच्चे देगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि इस तकनीक का फायदा देश के पशुपालकों को मिले, इसके लिए देश भर में 30 स्थानों पर इस तरह की लैब स्थापित की जाएंगी। भारत में जरूरत है, अभी हम 30 स्थानों पर ये लैब एस्टेब्लिश कर रहे हैं। 15 में हो गया है और भी लगता है कि इस साल के अंत तक सारे लैब हो जाएंगे। JK ट्रस्ट के निदेशक राजेश पटेल ने बताया कि बीते कई सालों से वो IVF तकनीक पर काम कर रहे हैं। IVF से 15 माह में एक पशु से 100 बछड़े तक पैदा किए जा सकते हैं। एक गाय अपने पूरे जीवन काल में 10 से 12 अधिकतम बछड़े पैदा कर सकती है अपने जीवन काल में, लेकिन इस तकनीक से हमने एक गाय से 15 महीने के अंदर 100 प्रेगनेंसी स्थापित किया। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देश में दुधारू पशुओं में उन्नत नस्ल सुधार कर पशुधन क्रांति लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर श्याम झंवर और उनके संगठन द्वारा देश के 10 से भी अधिक राज्यों में 43 से अधिक स्थानों पर दी जा रही IVF सेवाओं से न केवल देश में स्वदेशी गो संवर्धन को गति मिलेगी, बल्कि केंद्र सरकार के पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग भी मिलेगा। भारत में पहली बार गायों और भैंसों में टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग करके बछड़ा पैदा करने की तकनीक इजाद की गई है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई इस तकनीक इजाद से एक और जहां देश में स्वदेशी गो संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर अनुपयोगी पशुधन को उपयोगी बनाकर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने में भी सहयोग मिलेगा।
मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और कहते हैं कि जिसके पास धैर्य है वो सब कुछ पा सकता है जीवन में। तो इसी सुविचार के मूल मंत्र के साथ फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।